हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी थ्योरी पेपर का जो सिलेबस है वो यहाँ पर कंप्लीट किया जाता है। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपका एब्जॉर्प्शन बचा हुआ था। एब्जॉर्प्शन को हम हिंदी में अवशोषण बोलते हैं और हमें कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण देखना है, लिपिड का अवशोषण देखना है, प्रोटीन, वाटर, मिनरल्स को हम हिंदी में खनिज लवण बोलते हैं, एंड विटामिन। इन सब का हम अवशोषण देखने वाले हैं, किस प्रकार से हमारी कोशिका के अंदर इन सब का अवशोषण होता है, अवशोषित की जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको आज एब्जॉर्प्शन बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने एब्जॉर्प्शन वाला जो नोट्स है वो हमने यहाँ पर ओपन कर दिया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पहले इसे समझ लीजिए, फिर आप इस थ्योरी को अच्छी तरह से समझ लेना। देखिए यहाँ पर हमने एक आहार नाल बना दी है जिसे हम इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, और ये मुख से लेकर एनस तक खुलती है, यानी मुख से शुरू होती है और एनस तक खुलती है। तो देखिए ये आहार नाल होती है। इसमें जैसे ही कोई भी हम फूड पार्टिकल खाते हैं, खाना खाते हैं, वो कैसा होता है, कम्प्लेक्स फूड होता है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन और मिनरल्स, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारे कंपोनेंट उसमें पाए जाते हैं। इसीलिए हम उसे कम्प्लेक्स फूड बोलते हैं, यानी कि जटिल फूड बोलते हैं। ये जटिल फूड जैसे ही इस इंटेस्टाइन के अंदर आता है, यानी कि आहार नाल के अंदर आता है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आता है, तो इसके पास वाली जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो इस खाने को पचाने के लिए अपना जो एंजाइम है उसे छोड़ती हैं। इस प्रकार से छोड़ती हैं ताकि जो कम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाए। और जैसे ही ये सिंपल फूड में कन्वर्ट होता है और ये कोशिकाएं जो होती हैं उसे अवशोषित कर लेती हैं। तो देखिए जो आहार नाल में जब कम्प्लेक्स फूड पार्टिकल आता है, जब कोई भी कम्प्लेक्स फूड पार्टिकल आता है, जो भी हम खाना खा रहे हैं वो जब हमारी आहार नाल के अंदर जाता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें बहुत सारा मटेरियल होता है, तो सेल पाचन एंजाइम स्रावित करती हैं। और जो पास वाली सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, पाचन एंजाइम स्रावित करती हैं ताकि ये कम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाए। तो ये फूड का सिंपल फॉर्म में बदलकर एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि इसे सिंपल फूड में कन्वर्ट कर लेती है और ये कोशिकाएं जो होती हैं इसे अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है। तो देखिए जब फूड का पाचन कोशिका के बाहर होता है, जब कोई भी फूड है उसका पाचन कोशिका के बाहर हो रहा है, जैसे यहाँ पर हो रहा है कोशिका के बाहर पाचन, तो इसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। जब यहाँ पर जो पाचन है वो कहाँ पर हो रहा है, कोशिका के बाहर किया जा रहा है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोल देते हैं। अब क्या हुआ, ये कम्प्लेक्स फूड जब सिंपल फूड में कन्वर्ट हो गया तो क्या होता है, ये जब जैसे ही इन कोशिकाओं के अंदर जाता है तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टर की हेल्प लेता है। ट्रांसपोर्टर इन सेल्स के ऊपर लगे हुए होते हैं, फिर बाद में क्या होता है, ये उनकी हेल्प लेता है, फिर बाद में ये सिंपल फूड उन कोशिकाओं के अंदर चला जाता है। ठीक है। तो ट्रांसपोर्टर किस किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। जब तक आपको ये पता होना चाहिए कि अवशोषण हम कर किस चीज़ का रहे हैं, यानी कि हम कम्प्लेक्स फूड हमने खाया और उसे हमने पाचन एंजाइम छोड़े कोशिका के द्वारा, और फिर बाद में ये सिंपल फूड में कन्वर्ट हो गया, और फिर बाद में हमने ट्रांसपोर्टर की मदद से इसे अवशोषित कर लिया। ओके। तो इस प्रकार से क्या होता है, अवशोषण किया जाता है। और जब कोशिका के बाहर यहाँ पर डाइजेशन हो रहा है तब हम इसे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। अब हम इसके थोड़ी देर बाद हम आपको ये टॉपिक समाप्त करने के बाद आपको एमसीक्यू बता देंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है उसमें 4 चांद लग जाएं। ओके। क्योंकि ये सारे आपको पॉइंट जो हैं वो आपको एमसीक्यू में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं अवशोषण। अवशोषण को यहाँ पर ट्रांसपोर्टर देखने वाले हैं कि ट्रांसपोर्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए अवशोषण यहाँ पर चल रहा था, तो देखिए कौन कौन से होते हैं, जैसे विसरण जिसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं, या तो आप इसे निष्क्रिय अवशोषण बोल सकते हो जिसे हम इंग्लिश में पैसिव एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। क्या होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन, चलिए अभी आपको आगे बता दूंगा। और यहाँ पर दूसरा है फैसिलिटी डिफ्यूजन। ओके। यहाँ पर क्या होता है, एक ऐसा डिफ्यूजन होता है, एक ऐसा यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है जो कि यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन यानी कि सक्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण क्या होता है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, यानी कि पैसिव अवशोषण जिसे हम निष्क्रिय अवशोषण बोलते हैं। क्या होता है, देखिए निष्क्रिय अवशोषण का क्या मतलब होता है, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना और कोई भी एटीपी का यूज ना करना। एटीपी का मतलब होता है ऊर्जा, ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होती है इसके अंदर। ठीक है। एटीपी की हम क्या बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म जो होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। इससे क्या होता है, ऊर्जा करेंसी से बोलते हैं, एनर्जी करेंसी बोलते हैं।
आप चलिए इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, जैसे हमने नदी देखी है आपने। अब नदी के बीच में जब हम बांध लगा देते हैं तो एक तरफ ज़्यादा पानी होता है, एक तरफ कम पानी होता है। अब बताइए, जब हम जैसे ही बांध को तोड़ेंगे तो पानी किधर से किधर की ओर जाएगा? ज़्यादा से कम की ओर जाएगा, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पानी चला जाएगा, और इसे हमें कोई एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब एक दूसरा यहाँ पर मतलब समझ लीजिए, जब हमने बांध लगा दिया, एक तरफ ज़्यादा पानी है, एक तरफ कम पानी है। अब बताइए, अब हम कम पानी को ज़्यादा पानी की ओर भेजेंगे तो हम क्या करेंगे? तो हम पाइप का सहारा लेंगे, इंजन लगाएंगे, ठीक है। तब इंजन से क्या होगा? उस पानी को ज़्यादा पानी की ओर ले जाएगा, यानी कम सांद्रता से ज़्यादा सांद्रता की ओर लाया जाएगा, और वहाँ पर क्या होगी? एटीपी की ज़रूरत होगी। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर निष्क्रिय अवशोषण हो रहा है, यहाँ पर कोई भी ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर अधिक सांद्रता से यानी अधिक पानी से कम पानी की ओर जाया जा रहा है, अधिक कंपोनेंट से और कम कंपोनेंट की तरफ जाया जा रहा है, तो यहाँ पर कोई भी ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होती है। तो सिंपल सा आप समझिए कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना और कोई भी एटीपी का यूज ना करना, कोई भी ऊर्जा की खर्च ना करना, तो इसे हम पैसिव एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, यानी कि निष्क्रिय अवशोषण बोलते हैं। तो ऐसे कौन से कंपोनेंट होते हैं जो निष्क्रिय अवशोषण शो करते हैं, दिखाते हैं? जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज भी इसी तरह से अवशोषित किया जाता है। एक तरफ ज़्यादा होता है, एक तरफ कम होता है, तो ज़्यादा से कम की ओर चला जाता है, कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। एनर्जी मतलब एटीपी की ज़रूरत नहीं होती है। अमीनो एसिड और क्लोरीन जो आयन होते हैं, कोई ज़रूरत नहीं होती है एनर्जी की। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? फैसिलिटेटेड का क्या मतलब होता है? यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। किसके द्वारा फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है? कैरियर प्रोटीन यहाँ पर होते हैं। देखिए, ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो कि कैरियर प्रोटीन उनके अंदर होता है, उनकी मेम्ब्रेन के अंदर, और कैरियर प्रोटीन की मदद से जो होते हैं कंपोनेंट एब्जॉर्ब किए जाते हैं। यहाँ पर एक फैसिलिटी की आवश्यकता होती है, कैरियर प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं। कैरियर प्रोटीन क्या करता है? देखिए, सम अमाइनो एसिड यानी कि कुछ अमाइनो एसिड को यूज़ करता है, एब्जॉर्ब करता है, यानी अवशोषित करता है, और ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, और भी कंपोनेंट होते हैं जो कि एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है? ऐसे कंपोनेंट जिन्हें फैसिलिटी की आवश्यकता होती है, किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, तब जाकर वो अब कोशिका के अंदर जाते हैं, ठीक है, कोशिका के अंदर अवशोषित किए जाते हैं। तो इन्हें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो देखिए, इसे कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ये वाले जो कंपोनेंट होते हैं, इन्हें अवशोषित करने के लिए हमें कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या बोल देते हैं? ये फैसिलिटेटेड बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें फैसिलिटी देनी पड़ती है इनको अवशोषित करने के लिए, जिसे हम कैरियर प्रोटीन बोलते हैं। तो कैरियर प्रोटीन की मदद से ये सारे के सारे अब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब हम देखने वाले हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है? इसे हम हिंदी में सक्रिय अवशोषण बोलते हैं। अब ये सक्रिय है तो यहाँ पर क्या होता है? ऊर्जा जो होती है वो खर्च होती है, यानी कि एटीपी जो होती है वो यहाँ पर खर्च होती है। तो यहाँ पर देखिए, अमाइनो एसिड को अब्जॉर्ब किया जाता है यहाँ पर ऊर्जा खर्च करके, और ग्लूकोज, सोडियम आयन, इन सबको अब्जॉर्ब किया जाता है एटीपी की मदद से, यानी कि ऊर्जा यहाँ पर खर्च की जाती है। इसीलिए हम इसे एक्टिव एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, और इसे हम पैसिव एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, जिसमें ऊर्जा की खर्च नहीं होती, यानी कि ऊर्जा यहाँ पर कोई भी खर्च नहीं होती है। ओके, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है? यहाँ पर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कैरियर प्रोटीन, और कैरियर प्रोटीन की मदद से ये सारे के सारे कंपोनेंट जो होते हैं वो कोशिका के अंदर अवशोषित किए जाते हैं। तो ये आपको पता लग गया कौन कौन से ट्रांसपोर्ट होते हैं जो कि कोशिका के अंदर किसी भी कंपोनेंट को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। ये बात आप समझ चुके हैं? ओके, अब यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं? देखिए, यहाँ पर हमारा माउथ है, मुख है, स्टमक है जिसे हम अमाशय बोलते हैं यानी पेट, और स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे हम छोटी आंत बोलते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत बोलते हैं। अब देखते हैं कि इनमें क्या क्या अवशोषण होता है। देखिए, माउथ में क्या होता है? कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं, कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो कि यहाँ पर माउथ में एब्जॉर्ब की जाती हैं। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो स्टमक होता है, स्टमक में क्या क्या अवशोषण होता है। स्टमक में क्या होता है? वाटर का कम अवशोषण होता है, और सिंपल शुगर जो होती है उसका यहाँ पर अवशोषण होता है। अल्कोहल जो होती है वो भी स्टमक में ही अवशोषित की जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे ज़्यादा मुख्य अवशोषण अंग है, मुख्य अवशोषण अंग है। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में अवशोषण किया जाता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर कंपोनेंट जो होते हैं वो अवशोषित किए जाते हैं। जैसे ग्लूकोज हो गया, वो सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ
पर अवशोषित किया जाता है। फ्रुक्टोज भी फैटी एसिड जो होता है और जिसे हम लिपिड भी बोल देते हैं, आयंस हो गए और कुछ प्रोटीन्स होगी, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं, अवशोषित किए जाते हैं। कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा मात्रा में अवशोषण किया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन जिसे हम क्या बोल देते हैं, बड़ी आंत बोल देते हैं। बड़ी आंत में वाटर का अवशोषण अधिक होता है, ठीक है। और मिनरल्स जो होते हैं यानी कि खनिज लवण जो होते हैं वो भी यहाँ पर अवशोषित किए जाते हैं। और कुछ में दवाएँ होती हैं, मेडिसिन होती हैं, वो भी यहाँ पर एब्जॉर्ब किए जाती हैं। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा अवशोषण किया जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का अब्जॉर्प्शन किया जाता है। ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है या नहीं? अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कुछ एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपकी परीक्षाओं में इसी टाइप से पूछे जाएंगे। ओके, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको सही ऑप्शन चुनकर अपनी ओमार शीट में भरना होगा। तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसे प्रश्न लिख दिए हैं जहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख दिया और कहीं कहीं पर हमने कुछ ऑप्शन दिए हैं ताकि आपको थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसा कन्फ्यूजन होता है ऑप्शन में और आप इसे सही नहीं कर पाते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमने जिस क्वेश्चन में ज़्यादा कन्फ्यूजन है उसमें हमने यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं। ओके, सबसे ज़्यादा अवशोषण कहाँ पर होता है? सबसे ज़्यादा अवशोषण अभी मैंने आपको बताया छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सक्रिय अवशोषण में क्या अवशोषित होता है? सक्रिय अवशोषण में क्या अवशोषित होता है बताइए? सक्रिय अवशोषण में क्या होता है? ग्लूकोज अवशोषित होता है। ग्लूकोज अवशोषित होता है। जो सम अमाइनो एसिड होता है वो यहाँ पर नहीं होता है। एक्टिव अवशोषण इसका नहीं होता है। ग्लूकोज का यहाँ पर अवशोषण होता है जो कि एक्टिव है, ऊर्जा की जरूरत होती है तब जाकर अवशोषित किया जाता है। अब यहाँ पर वाटर है, वाटर भी क्या होता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन नहीं करता है। जो क्लोरीन अणु होता है उसमें भी यहाँ पर एक्टिव अवशोषण नहीं होता है। अब यहाँ पर देखने वाले हैं तीसरा जो हमारा एमसीक्यू है कि वसा यानी कि फैटी एसिड जिसे हम लिपिड के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ अवशोषित होती है? ये छोटी आंत में अवशोषित होती है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में अवशोषित होती है। और देखिए जो हमारा चौथा जो प्रश्न है कि छोटी आंत में सक्रिय अवशोषण होता है यानी कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें सक्रिय अवशोषण किसका होता है? सोडियम आयन का, अमाइनो एसिड का, ग्लूकोज का, इन सभी का। तो इन सभी का क्या होता है? सक्रिय अवशोषण होता है। अभी मैंने आपको बताया कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन किस किस का होता है। तो ये सारे कंपोनेंट थे, तो यहाँ पर ये इन सभी का यानी कि ये सारे के सारे जो कंपोनेंट होते हैं वो सक्रिय अवशोषण शो करते हैं, दिखाते हैं। और पांचवा जो प्रश्न है विटामिन का अवशोषण कहाँ होता है? विटामिन का अवशोषण छोटी आंत में होता है यानी कि छोटी आंत में सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है। प्रोटीन का अवशोषण और खनिज लवण जिसे मिनरल्स बोलते हैं उनका अवशोषण कहाँ पर होता है? छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे कंपोनेंट अवशोषित कर लिए जाते हैं। ओके, और यहाँ पर एक मुख्य पॉइंट इंपॉर्टेंट है H2O यानी वाटर का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो वाटर का अवशोषण सबसे ज़्यादा मात्रा में लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ओके, सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ पर होता है? लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत में अवशोषण होता है। किसका? वाटर का। तो आज की वीडियो में हमने आपको अवशोषण बता दिया है, एब्जॉर्प्शन बता दिया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसके कई सारे हमने एमसीक्यू बता दिए हैं। एमसीक्यू यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और इसे आप नोट कर लीजिए ताकि आप बाद में इसे रिवाइज कर सकें। और यही सब प्रश्न जो होते हैं वही आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। और जितने जितने मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ उन सब के एमसीक्यू पे भी बता रहा हूँ। और लास्ट में जब सारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो बाद में एक एक यूनिट की एक एक वीडियो बना दूँगा, उसमें सारे एमसीक्यू आपको दे दूँगा। और यदि आप सारी वीडियोस देखना चाहते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जियोलॉजी थ्योरी पेपर की बिल्कुल हिंदी में, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सारी वीडियोस को देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए, यदि ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और कोई सा भी डाउट है या कोई सा भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।